वेलकम टू फिजिक्स विद इन यू। दिस टाइम वी आर विद द इंटरफेस पार्ट 4, जहां हम सीखेंगे यंग डबल स्लिट सेटअप के बारे में। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और आपको मैं वैसा बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे फैक्ट अननोन रहते हैं, नॉर्मली बुक्स में मिलता नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में मिलता नहीं है, प्रोबेबिलिटी बड़े कम होती है और बहुत सिंपल वे में ये बात करनी है। और हर एक माइन्यूट फैक्ट्स को हमने समझना है। यहाँ से आप ये भी जान पाएंगे कि फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज एस्टिमेट कैसे करते हैं, यंग्स की क्या फिलॉसफी थी जब उसने डबल स्लिट को करा, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट का क्या रोल है अपना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उन सबको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसका पार्ट टू, जब यानी कि यंग डबल स्लिट का जो मैथमेटिकल पार्ट है, तो मैंने सोचा कि दोनों को इकट्ठे ना लाया जाए, तो इसलिए मैं यंग डबल स्लिट का जो मैथमेटिकल पार्ट है मैं इंटरफेस पार्ट 5 में लेके आऊंगा। अभी सिर्फ आपका फोकस रहे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे, क्योंकि नॉर्मली हम यही मिस कर जाते हैं कि कहना क्या है वहां पे, और वो चीज होनी है तो होना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि स्लिट विथ क्या होती है, क्या कोई सही टर्म है, या स्लिट सेपरेशन कहना चाहिए, तो क्या जवाब होगा? स्क्रीन का डिस्टेंस जो होता है, कौन सा डिस्टेंस होता है, सोर्स से स्क्रीन का, कि डबल स्लिट के प्लेन से स्क्रीन का, कि सिंगल स्लिट होता है अभी कि नहीं होता है, और होता है तो क्या वहां से स्क्रीन का, तो किसको कहे? ये बहुत सारी कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में बनी रहती है। इसीलिए मैंने लिखा नेवर एक्सप्लेन फैक्ट्स। तो मैं उन फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके अनमन दिखते होती है, मैं उनको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए स्पेशल सीरीज है, सिर्फ इस बात के लिए कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पार्ट ही समझना है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पार्ट 3 में आप वहां देख लेना, मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द इंटरफेरेंस। तो दो मेथड थे हमारे पास, एक था डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का और दूसरा मेथड था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का। और हमने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे जिसमें आपको यंग डबल स्लिट, फ्रेजनल लॉर्ड्स मिरर, फ्रेजनल मिरर्स, ऐसे ही डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में थिन फिल्म से रिलेटेड जितने भी होते हैं, प्लस न्यूटन रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एयर वेज, ये सारे आ जाते हैं। आज जो हमने करना है, हमने किसको करना है? हमने यंग डबल स्लिट को करना है। तो जरा सेटअप को ही समझना है, भूमिका मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए तो एक बात तो जाहिर सी बात है, आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो सोर्स तो होगा, तो मैं सोडियम लाइट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सोर्स ले लिया, येलो, मैंने सोडियम लाइट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए लिए। आप इसकी जगह को लेजर लाइट भी ले सकते हैं, लेजर लाइट से काफी आसान चीजें हो जाएंगी। पर यंग्स के टाइम में क्योंकि लेजर नहीं था, तो मैं यंग्स की बात कर रहा हूं, तो मैंने यंग्स के वे में ही लिया है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी चलना जरूरी है, समझना कि किस दिमाग से उन्होंने फिलोसफी ये जनरेट करी थी। समझते हैं एक बारी। दूसरा जो बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि यंग डबल स्लिट है, तो हमारे पास ना एक स्लिट का प्लेन है जो सोर्स से कुछ दूरी पे होगा, उतनी दूरी पे नहीं जितनी दूरी पे मैं इसे दिखा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें दो पर्टिकुलर होल जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये 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 मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप ये देखिए, एक होल यहाँ पे और एक होल, ये व्हाइट कलर का पोर्शन आप देखेंगे, अगर आपको इसमें समझ में आए। मैंने ब्लैक से सिर्फ एनसर्कल इसलिए करा है सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे कहीं होल है, और ये पॉइंट होल है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो मेरा सिंगल स्लिट है या डबल स्लिट है, ये कोई भी स्लिट है, उस पे जो होल करने हैं मुझे, वो पॉइंटेड होल करने हैं। एरिया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एरिया बड़ा होगा तो थोड़ी दिक्कतें दूसरे टाइप की आएंगी। ठीक है, अल्दो रिप्रेजेंटेशन वे में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाऊंगा, बट इट शुड बी पॉइंट। आप ध्यान से देखेंगे, अगर पिक्चर को समझ में आएगा, मैंने ब्लैक कलर से एन सर्कल करा है, पर बीच में एक पॉइंट होल है, पॉइंट होल के बियॉन्ड नहीं। पॉइंट होल का पर्पस सिर्फ इतना है यहाँ पे, जो मैथमेटिकली आप इस बात को समझना चाहेंगे तो इम्पोर्टेंट भी है, ये पॉइंट होल क्यों होना चाहिए यहाँ पे, ये पॉइंट होल क्यों है? पॉइंट होल समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट होल क्या होता है? पॉइंट होल इसलिए है यहाँ पे
क्योंकि जो लाइट होती है ना, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, 10⁻⁷ के ऑर्डर का होता है, मीटर की बात करें तो। अब चलो सेंटीमीटर में कर लो तो -5 कर लो ऑर्डर, राइट, कर सकते हैं। पर हमें छोटा चाहिए, बहुत छोटा चाहिए। तो क्यों छोटा चाहिए? सो दैट मैं इस वेवलेंथ, क्योंकि कितना भी छोटा आप पिन होल करोगे तो इस ऑर्डर से ऊपर ही जाओगे आप, क्योंकि आप फिजिकली कुछ भी लोगे। तो इसीलिए पॉइंटेड ही रहे तो बेटर है। अगर ये पॉइंट नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक आर हो जाएगा, और फिर आपका ये हम कहते हैं फाइनाइट विथ है इसकी। क्या है? अगर मैं ये सर्कल ना लेके मान लो थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, और इसका रेडियस में आर मान लेता हूँ, तो उस केस में मैं कहूंगा कि इसकी फाइनाइट विथ है। कैसे विथ है? फाइनाइट विथ है। और फाइनाइट विथ के केस में आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, आपको डल पिक्चर भी मिल सकती है। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लाइट के एक डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, राइट। और डायफ्रैक्शन जो होता है उसके अपर्चर साइज से मैटर करता है। तो मेरे कहने का पर्पस है ये, जो मैं बता रहा था ना, नेवर एक्सपीरियंस फैक्ट, फैक्ट ये है कि डायफ्रैक्शन हो रहा होगा, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, पर डायफ्रैक्शन भी होना शुरू होगा। ठीक है। तो जब आपके पास एक फाइनाइट विड्थ रहेगी तो लैम्डा जब ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो आपके पास पैटर्न में डिस्टरबेंस जनरेट होगी। क्योंकि हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक कोहेरेंसी का ध्यान रखना है। तो जो दो फैक्टर हमारे को समझने हैं, उनमें दो फैक्टर क्या है, ये पॉइंट होल से क्या रिलेशन था मेरा, कि मुझे उसको कोहेरेंट रखना था। पहली बात तो है ये, कोहेरेंट। अगर लाइट आपके पास थोड़े विथ से आएगी, और क्योंकि उसका वेवलेंथ जो भी है, अगर हो ये ऑरिफिस जो है इसका उससे बहुत बड़ा होगा, तो क्या हो, लाइट अपनी कोहेरेंसी को थोड़ा खो देगा। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ जो मेरा डायफ्रैक्शन का पैटर्न है उसे शार्पर बनाए। यानी कि यहाँ पे हम डायफ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं चाह रहे, हम यहाँ डायफ्रैक्शन चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिंजेस जो हैं उनकी क्लैरिटी चाहते हैं, जो फ्रिंजेस की विजिबिलिटी है हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। दैट्स वाई परफेक्ट डायफ्रैक्शन चाह रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो नॉर्मली आई ट्राई टू पुट एवरी एफर्ट्स देयर। मैं हर चीज, तरह की चीज कोशिश करता हूँ कि उसमें डाल दूं। तो मैं आपको उस वे में ना बताऊं जिस वे में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको अगर बहुत सिंपल वे में जाना है, यंग डबल स्लिट समझना है, तो आप दो काम कर सकते हैं। आप या तो मेरी वीडियो के जो टफ पार्ट पोर्शन है उसको हटा दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे, बहुत भरा हुआ है खजाना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने वीडियो बनाई है, बहुत सिंपल ढंग से बनाई है, आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। पर अगर आप कहेंगे यूएसबी की, तो मेरी है ही यही चीज कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत डीप जाके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने उस पार्ट के साथ यह कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायफ्रैक्शन, हम नॉर्मली जब भी आपको यंग डबल एक्सपेरिमेंट कोई भी बताएगा, ही विल नॉट टॉक अबाउट द कि वहां पे जो ऑरिफिस होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, पॉइंट होल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो फाइनाइट साइज का होने में क्या दिक्कत है? तो फाइनाइट साइज के होने में दो दिक्कतें, एक कोहेरेंसी लूज होगी, दूसरा जो उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न है, राइट, वो शार्प, उसको फ्रिंजेस नहीं, विजिबिलिटी को शार्प नहीं करेगा, इंटरफेरेंस का कंट्रास्ट बहुत शार्प नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न को बेटर करना और कोहेरेंसी को बनाए रखना। इसलिए हमें पॉइंट होल मदद करता है, इसलिए ये हमारे लिए बेटर है। जब ये होगा तो ये दोनों ही चीजें आपकी डिक्रीज कर सकती हैं। और उस केस में क्या हो सकता है, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ सकती है, यहां मैं आपकी बात मानूंगा। इंटेंसिटी फाइनेट, थोड़ा लाइट ज्यादा जाएगी तो इंटेंसिटी थोड़ी हो सकती है, पर जो फ्रिंज की शार्पनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप शार्पनेस पे ध्यान दे रहे हैं, फ्रिंजेस की कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको पॉइंट होल के साथ जाना होगा, राइट। नहीं तो अदरवाइज आप फाइनाइट साइज भी चूज कर सकते हैं। तो ये दो बातें थी, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि स्लिट, मेरे पास अल्टीमेट जो क्रक्स यहाँ से मुझे लेना है कि स्लिट होनी चाहिए
जिसमें 2 ऑरिफिक होने चाहिए और वो जो 2 पॉइंट है बहुत छोटे होल के होने चाहिए और इतने छोटे होल उसमें होने चाहिए कि लाइट बैक का डायफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए। यानी कि सिर्फ इंटेंसिटी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो रहा इंटेंसिटी के लिए, डायफ्रैक्शन भी रोल प्ले कर रहा है, समअप है दोनों का। ठीक है, बहरहाल डायफ्रैक्शन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तब इस पार्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब दूसरी बात, एक और चीज समझिए, मैंने पहले भी वीडियो में जैसे बताया, इसका नाम मैंने स्लिट प्लेन करा है, साफ समझने के लिए आप समझिए। ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच का, इसको हम कह रहे हैं स्लिट सेपरेशन। क्या कह रहे हैं? स्लिट सेपरेशन। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप स्मॉल डी मान लीजिए। तो पहला पैरामीटर जो आपके नजरों में आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल डी। ये पैरामीटर हम यूज करेंगे। नॉर्मली ये पैरामीटर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितना बड़ा दिखा रहा हूं उतना नहीं है। 1 mm से लेके 2 mm 3 mm बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इतना ही रखना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, रफ आइडिया है कितना होना चाहिए। ये क्या है? स्लिट सेपरेशन। स्लिट पे जो आपने होल बनाया उनका सेपरेशन। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि 2 स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसको स्लिट सेपरेशन हम कह रहे हैं। स्मॉल डी से उसको हम डिनोट कर रहे हैं। राइट? ये बात समझ में आ गई है आपको? तो अब आपको 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो सोर्स हमने लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, लेजर भी ले सकते हैं और फाइनर आएगा। ठीक है, 2 स्लिट गैप लिए। ये गैप और फिर जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूं उतना ये है नहीं, बहुत छोटा है। ये पॉइंट होल है, आपको इस बात की क्लैरिटी है। और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उसके सेंटर से सेंटर का हम ले लेते हैं और इसको हम डी कहते हैं। और कि पॉइंट सोर्स है तो सेंटर बहुत पतला ही होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तो 2 बातें समझ में आई आप। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब मेरे को स्क्रीन चाहिए। डबल स्लिट में स्क्रीन तो चाहिए ना, कहीं नहीं पैटर्न लेना है मुझे। तो चलो मैंने स्क्रीन ले लिया और ये स्क्रीन मैंने यहाँ लगा दिया, इंसर्ट कर दिया। तो आप इस बात को समझिए, स्क्रीन यहाँ पे हो गया पार्ट। तो 3 चीजें समझ में आई आपको, क्या? सोर्स, स्लिट और क्या? स्क्रीन। अब जो हम कैपिटल डी कहते हैं ना, ये अब इसको कहते हैं। 2 बातें मैं बार बार बताऊंगा सो दैट आपको याद रहे। इसको हम कहते हैं कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट प्लेन, जहां पे डबल स्लिट प्लेन रादर आई शुड से। और ये डिस्टेंस कितने का है बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप भटको नहीं यहाँ पे। इसको हम कह रहे डी, स्मॉल डी का है। तो 2 चीजों की आपको क्लैरिटी होगी, है ना? 2 बातें समझ में आई। और एक तीसरा पॉइंट लाइट का क्या है? लैम्डा। तो 3 फैक्टर आपको समझ में आए। एक तो वेवलेंथ है, एक स्मॉल डी है, स्लिट सेपरेशन, और एक स्क्रीन टू स्लिट सेपरेशन है, कैपिटल डी है। तो ये 3 मेरे पास पैरामीटर। आगे चलते हैं। लाइट जो चाहिए मुझे, जो लैम्डा चाहिए, लाइट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेव फ्रंट आए, प्लेन आए। अब प्लेन वेव फ्रंट के लिए ये लेंस क्या करेगा, ये आपको पता है। ये लेंस यहां से लाइट, एक तरीका तो ये है कि लाइट बहुत दूर हो। अब बहुत दूर हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो हम लाइट पास को दूर कैसे बनाएं? उसके लिए आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम आगे एक अगर इस तरह से लेंस डाल दें तो क्या होगा, यहां से ये सीधा का सीधा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, और इस तरीके से प्लेन होगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बनाने का कंसेप्ट है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ये हमेशा चाहते हैं कि जो लाइट सोर्स से आए वो कोलिमेटेड होके आए। कोलिमेशन का मतलब ही यही है कि लाइट एक प्लेन वेव की फॉर्म में आए। तो आपको दूसरा वर्ड यहाँ पे, नया वर्ड क्या मिला? कोलिमेशन। क्या वर्ड बोला मैंने? कोलिमेशन। कोलिमेशन मीन्स लाइट जो आपकी कोलिमेट करती हुई आई। ठीक है, तो आप कोलिमेशन वर्ड को समझिए। इसका मतलब है लाइट का
पैरेलल वे में इस तरीके से आना, ये इस तरीके से वेव आएगी, इसको कॉलिमेट कहते हैं, कॉलिमेटेड वेव आ रही है आपके पास। तो जब ये कॉलिमेटेड वेव आपके पास आ रही है तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट है इसका वो कैसा होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक लेंस लगा लिया जिससे मेरी जो रेडिएशन है जो कि अदरवाइज डाइवर्जिंग थी, स्फेरिकल थी, जिसमें कंट्रास्ट जो आता इंटेंसिटी का वो ब्लड हो सकता था, उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे प्लेन वेव में कन्वर्ट कर लिया वाया दिस बाइकन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो 2 पॉइंट बड़े क्लियर हो गए। हम थोड़ा सा और कर सकते हैं जो यंग ने करा था। यंग ने क्या करा, इस प्लेन वेव के आगे एक ये पर्टिकुलर, जैसे हमने बार बार स्क्रीन लिया है, आपने देखा ही है, हमने बार बार स्क्रीन लिया है। स्क्रीन लिया, आप उससे पहले स्लिट लिया था, स्लिट भी क्या है, स्क्रीन पे ही 2 छेद कर दिए तो स्लिट क्लीन हो गया। यंग ने क्या करा था, यंग के टाइम में ये सब इतनी चीजें तो थी नहीं जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है। तो यंग ने क्या करा था, यहाँ पे एक और ऐसा प्लेन ले लिया था जिसमें सिंपल एक होल था, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से सर्कल करके, ये एक होल था। तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल स्लिट। कैसा हो गया ये, सिंगल स्लिट हो गई। पर एक्सपेरिमेंट क्या है, डबल स्लिट का। तो ये सिंगल स्लिट करेगा क्या, फिर से ध्यान रखना, जब सिंगल स्लिट होता है तो डायफ्रैक्शन होता है, और यंग डबल स्लिट में डायफ्रैक्शन पैटर्न का बेटर होना बहुत जरूरी है पैटर्न की क्लैरिटी के लिए, राइट? तो यंग्स ने भी यही करा था। यंग ने क्या करा, उस प्लेन वेव के आगे, प्लेन वेव भी इसीलिए था कि स्फेरिकल वेव होगा तो उसमें कोहेरेंसी कम हो जाएगी जब तक वो 2 स्लिट्स पे जाएगा। तो क्या करा उसने, एक सिंगल स्लिट इंसर्ट करा था अपने टाइम। तो ये बात आपको समझनी है कि यंग ने क्या किया था। आजकल वैसे नीड नहीं है इसकी। अगर आपके पास लेजर लाइट है तो आप सीधा यहाँ पे लेजर लाइट डाल दो, सीधा पैरेलल प्लेन आता है तो काम कर जाएगा। ठीक है, पर फिर भी चलो, मैं यंग डबल स्लिट बताना है तो मैं यंग डबल स्लिट के हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो एक क्या करा उसने था, उसने एक सिंगल स्लिट आगे रख दिया था, जैसे मैंने ये इस फॉर्म में दिखाया कि सिंगल स्लिट उसने आगे रख दिया। अब सिंगल स्लिट से होगा क्या, इस सिंगल स्लिट से होगा क्या, जो ये कॉलिमेटेड बीम है यहां से प्रॉपरली डायफ्रैक्ट होगी, और ये हर पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे एज ए न्यू सोर्स काम करेगा। अब जब ये सारी लाइट पर प्लेन वेव की तरह से यहाँ पे आएगी तो ये पॉइंट वर्क करेगा एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और जब एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट ये बिहेव करेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट, वेवलेट सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होंगे, वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, वेव आगे जैसे बढ़ेगा और अलग अलग वे में इंटरफेरेंस बनाते, पैटर्न जनरेट करते हुए चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है स्क्रीन कहाँ पे है और स्लिट कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? तो अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अब हम वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है, और हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्लेन वेव ले लिए। लाइट बता दिया सिस्टम मैंने आपको, सिंगल स्लिट से जाएगा तो क्या होगा, वहां से एक वेवलेट होगा, सेकेंडरी वेवलेट होगा, वो एक नए सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। आप इसको अज्यूम कर ली जैसा मैंने अभी बताया। अब ये नया सोर्स यहाँ से जनरेट होता चला जाएगा, इस तरह से ये पूरा होता चला। और अभी कहाँ तक जाना है इसने, क्योंकि यंग डबल स्लिट का मतलब जब तक डबल स्लिट नहीं आएगा तो डबल स्लिट बना नहीं वहां पे, तो डबल स्लिट तक हमने इसको पहुंचा दिया। और जब ये डबल स्लिट तक जाएगा तो मैंने दोनों स्लिट की तरफ रेडिएशन आपको दिखाई है, तो बड़े ध्यान से देखना, जो हार्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, मान लेते हैं ये इस वेव का क्रस्ट है, और जो ट्रफ है उसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो ये सारे इन फेज है, एक फेज है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, लोकस ऑफ फेज पॉइंट। तो वेव फ्रंट बनता जा रहा है, तो यहां से क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, राइट? अब ये यहां तक आते आते यहाँ पे डबल स्लिट है, अब ये 2 पॉइंट फिर से बिहेव करेंगे एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। ये वेवलेट बना देंगे यहाँ पे, फिर नया वेवलेट बनेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो पहले का काम क्या था, एक पर्टिकुलर लाइट लेना सो दैट कि वो कोहेरेंसी को इंप्रूव कर सके, राइट? कोहेरेंसी आपको पता है स्पेशल भी होती है, टेम्पोरल भी होती है। तो इससे
वो बेटर हो जाएगी, कोहेरेंसी इंप्रूव कर जाएगी। तो अब हमारे पास डबल स्लिट तक लाइट आ गई। अब यंग डबल स्लिट जिसको हम कहते हैं वो यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। यहां से देखिए, अब ये दो पॉइंट पे नए सोर्स थे, दोनों ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी सोर्स है, इस पॉइंट पे सोर्स है। ऐसे समझिए, पहले यहाँ पे एक बल्ब था, उसने अपना एक पैटर्न जनरेट करवाया, लाइट भेज दी चारों तरफ। अब इस पॉइंट पे आने के बाद जहां पे होल थे, ये बिहेव करेंगे एज ए न्यू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेट की तरह फिर से बिहेव करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इस वे में एक वेव फ्रंट बनाते हुए रेडिएशन को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो देखते हैं कैसे होता है। इस तरीके से इन्वेलप उसका बनता चला जाएगा। ये बात आपको समझ चलता ही चला जाएगा। मैंने कुछ पैटर्न बना के आपको दिखा दिए। अगर आप इस पैटर्न को बड़े ध्यान से देखेंगे, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, पर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ तो और आसान हो जाता है कि अगर आप इसके पॉइंट देखिए, जो मैंने एक लाइन बनाई है, इसमें जहां जहां आप देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये सॉलिड लाइन मतलब क्रस्ट और डैश लाइन मतलब ट्रफ, तो क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा है और ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रहा है। इसको हम कहते हैं इन फेज एडिशन हो रहा है। अब अगर इन फेज एडिशन हो रहा है तो क्या आना चाहिए वहां पे, एक बात हो गई ये। तो इस तरीके से और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, और भी मैं 3-4 बनाए, आप और भी बना सकते हो, 10-12 और एंगुलर वे में शिफ्ट होता जाएगा, राइट। तो ये जो शिफ्ट होता जा रहा है, ये सब आपके पास कैसे फ्रिंजेस बनाएंगे, ये ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको व्हाइट कलर से दिखाया है। वहीं पे इस तरीके से, वहीं पे हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लू लाइट से दिखाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन मीट कर रहा है, यहाँ एक क्रस्ट एक ट्रफ को मीट कर रहा है। अब आपको पता है क्रस्ट का मतलब क्या, अब ट्रफ का मतलब ये दोनों एंटी फेज हो गए। तो जब ये दोनों एंटी फेज यहाँ पे एड अप हो रहे हैं, मिल रहे होंगे, तो क्या हुआ होगा, एंटी फेस हो गए ना, तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी को कैंसल आउट कर देंगे। और ऐसा इस पूरी लाइन में होता ही रहेगा, जैसे कि आप बाकी पॉइंट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लाइट हमने एक ही ली है, उसकी इंटेंसिटी भी वही है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी वही है, और वो कोहेरेंट भी है, और हमने बहुत अच्छे से कॉलिमुलेट करा। कॉलिमुलेट करवाने के बाद फिर से हमने ऐसे करा कि हमने दूसरे की पॉसिबिलिटी को ही लगभग इनकार करवा दिया है। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा कंट्रास्ट आएगा, जैसा मैं कंट्रास्ट दिखा रहा हूँ आपको, येलो और डार्क का। तो इसको हम कहते हैं हमारा ये फ्रिंज पैटर्न, क्या कहते हैं, इसे फ्रिंजेस कहते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं करंटली उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग दैट कि फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं और इसी तरीके से फॉर्म होती है, और इसी को हम इंटेंसिटी फ्रिंजेस कह सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जो समझने वाला पॉइंट है, जब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों, तो हमें फिर से बता रहा हूँ, आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। कैसे निकालना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है मैक्सिमा किसका, ब्राइट का, ब्राइट फ्रिंज का, और ये है मैक्सिमा डार्क फ्रिंज का। गलत कोई भी नहीं है, बीटा ये भी होगा, ये भी फ्रिंज विड्थ होगा, इसको हम बीटा कहते हैं, और इसको भी हम बीटा कहते हैं, कि नॉर्मली ये बराबर होता है। मैक्सिमा से मैक्सिमा का गैप ये बराबर होता है, यहां से यहां का गैप बराबर होगा। इंटेंसिटी में तो कम से कम होगा ही। इसका मतलब ये निकला कि हमें फ्रिंजेस समझ में आ गए हैं, फ्रिंज विड्थ का हमें आइडिया लग गया है। ठीक है, थोड़ा सा और बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ फ्रिंज आपको, इस तरीके से। तो ये फ्रिंज पैटर्न आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो जो कैलकुलेट करने वाला बात हम करते हैं, उसकी हम जब बात करते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल पकड़ते हैं। हमें नहीं पता है फ्रिज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। बहुत लंबी फ्रिंजेस होती है, कई बार बहुत फ्रेजनल में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पैटर्न दिखते हैं, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा है, तो मैं इसको ना एम कह देता हूँ। ये एमएथ फ्रिंज है। कौन सा फ्रिंज है, एमएथ फ्रिंज है। तो ये कौन सा होगा, एम+1 +1, इस तरीके से +2। इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रिंजेस बता सकते हो। मान लेते
जो लास्ट मेरी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है उसको मैं nth फ्रिंज कह रहा हूँ, ये n हो गया। तो यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस मैं कहाँ से चेक करूँ? तो मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट से करना है? नहीं, कहाँ से करना है? मिड से मिड करना, mth फ्रिंज का मिड पॉइंट लेना, सबका मिड पॉइंट लेना। तो लोग डिस्टेंस कैसे कहते हैं? ये mth फ्रिंज का डिस्टेंस है, मान लेते हैं xm, और इस तरीके से ये nth फ्रिंज का एक्सटेंड है, मान लेते हैं n। ठीक है, अब यहाँ पे गिनिए, काउंट करिए कितने फ्रिंजेस बनेंगे। तो ये बना 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11। गैप समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। पार्ट के नंबर के टर्म में डालना हो तो वैसे समझ सकते हो, आप 0 से शुरू करोगे, ये लास्ट वाला 11 है, यानी कि मेरे पास n कितने हैं? 11 है। अब क्योंकि n आपके पास 11 है तो मेरे पास फिक्स हो गया, n मेरे पास 11 है। अब ये डिस्टेंस मुझे कोई ये बता दे, तो कह दे कि भाई साहब ये डिस्टेंस तो आपका था 1.10 का। होता है इतना? आपको लग रहा है छोटा है, पर ठीक है, कई बार इतने में ही दिख जाता है कि हमारे पास बहुत सारे वर्नियर कैलिपर होते हैं, हम उसके हेल्प से सर्कुलर वर्नियर मतलब होते हैं सारा, और वहां से भी चेक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर भी होता है, जिस तरह के फ्रिंजेस आएंगे हम उस तरह से पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न होते हैं स्टडी करने के लिए, ये इतना ही आया है 1.1 में मेरे पास 11 या 12 फ्रिंजेस आ गई। मान लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, इससे छोटा भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को देखेंगे, तो ये डिस्टेंस है एक्स एन माइनस एक्स एम का। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसको 11 से अगर डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, क्योंकि एम को मैंने रेफरेंस ले लिया, तो दोनों जो भी पॉइंट हो, मुझे पता क्या पॉइंट है। ठीक है, तो गैप ले लिया 10, तो 11 सॉरी, तो इसको हमने कर दिया 1.1 को 11, और इसके 2 जीरो हमने और लगा दिए, यहाँ वाला हमने ये उड़ा दिया मतलब। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 110 अपॉन 1100। कि अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 से 11 गया, 1 अपॉन, एक जीरो से ये जीरो, 10, 1 अपॉन 10। ऑर्डर क्या था, मतलब इससे इसको कैंसिल कर ही दिया था, यहाँ पे क्या लिया था हमने, mm, तो इतने mm। तो एक फ्रिंज में बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये बीटा की वैल्यू है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द फ्रिंज विथ। कैसे हम फ्रिंज विथ निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विथ। और इसको हम यहाँ से यहाँ के जो पैटर्न को क्या कहते हैं, फ्रिंज पैटर्न। और ये क्या है, ये एक फ्रिंज है। समझ में आई बात आपको? नॉर्मली क्योंकि पैटर्न बहुत बड़ा होता है तो हम एक फ्रिंज की विथ नहीं निकाल पाते। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं निकाल पाते, कि भाई 11-12 विथ ही जो होती है वो कुछ पॉइंट होती है। मैं तो थोड़ा बड़ा वैल्यू लेके आपको दिखा दिया है, राइट? तो वैल्यू बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होंगी? क्योंकि वेवलेंथ किस ऑर्डर का, आप समझ रहे हैं ना, 10⁻⁷ के ऑर्डर के। तो नेचुरल पैरामीटर बहुत छोटे होंगे। बहुत से लोगों को नहीं लेना आता, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि दे डोंट अंडरस्टैंड फ्रिंज क्या है, फ्रिंज विथ कहाँ से लेना है। तो ये उनको लिए अच्छा पार्ट है, को समझ पाएंगे कि हमें कहाँ से कौन सा डिस्टेंस लेना होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये है फार्मूला किसका, बीटा को एस्टिमेट करने का। तो क्या फार्मूला निकला कि आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर लो, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो आपको दिख रही हैं उनको काउंट कर लो, किसी भी एम से स्टार्ट हो जाओ, उसको जीरो मान के भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप इसको ये एम ना मान के इसको जीरो मान लो, तो ये 11th हो जाएगा, सिंपल है। और आपको पता है पैटर्न यूनिक होता है, कहीं से कहीं चलता हुआ आ रहा होता है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना कहीं पर। तो जीरो ना कह के हम इसलिए उसे एमएथ ही कह देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, हम फ्रिंज विथ निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब जब हम अगली बार बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट यंग डबल स्लिट पार्ट 2, वेयर वी विल टॉक the mathematics to how to get the what is the value of beta in terms of 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर कौन से हमारे पास आए थे, आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। दैट वाज योर डी, बी, डी वाज
slit separation, and capital D was distance between slit plane and screen. Yes, ध्यान रखना है हमें स्क्रीन को, और ये गैप बता देता हूँ, नॉर्मली हम ये 1 to 2 मीटर ले सकते हैं। रफ बॉर्डर है 1 मीटर के आसपास प्लस माइनस। ये गैप 1 mm 2 mm इस ऑर्डर का होगा, राइट। जो स्क्रीन होगी आपकी, वो तो पता लग गया, स्लिट वाला प्लेन पता लग गया, और इसके पीछे जो चीजें होंगी ये बहुत दूर नहीं होंगी, ये ध्यान रखेंगे आप। लेंस लाइट जो भी आ रहा है ये बहुत दूर नहीं होंगी, बहुत दूर होंगी तो एंगुलर सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है सेटअप करते हुए। तो इन्हीं सब बातों के साथ लंबी वीडियो होगी, हालांकि देखो सिर्फ सेटअप पे हम बात कर रहे थे, तो चलते हैं फिर। नेक्स्ट टाइम हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 करेंगे, जहां पे हम डील करेंगे इसके मैथमेटिकल पार्ट्स। अभी हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पार्ट समझा, हमने टर्मिनोलॉजी समझी, किसको स्लिट कह रहे हैं, किसको स्क्रीन कह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्यों हमें पॉइंट होल चाहिए, क्यों हमें फाइनाइट राउंड शेप नहीं चाहिए। मैंने डिटेलिंग उतनी नहीं बताई है, सिर्फ इतना बताने के लिए जरूरी था कि हमें कोहेरेंसी चाहिए और डायफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए यंग डबल स्लिट में, सो दैट इंटरफेरेंस यहाँ क्या किसका होगा, इंटरफेरेंस यहाँ डायफ्रैक्टेड बीम्स का हो रहा है। आप अगर ध्यान से समझेंगे, ये बात कोई किताब नहीं कहती, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो डायफ्रैक्टेड बीम्स का हो रहा है, विथ कोहेरेंसी हो रहा है, सो दैट मुझे इंटरफेरेंस फ्रिंज बेटर दिखे, राइट। तो चलिए चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर से। सो थैंक्स फॉर लर्निंग विद वाइजस, विल मीट यू अगेन।